नंदनवन जंगल में चिंकी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा बहुत गरीब था। अपनी गरीबी के कारण दोनों पति पत्नी अक्सर परेशान रहा करते थे। गरीबी से परेशान होकर एक दिन चिंकी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू, हम कब तक इस गरीबी में दिन काटते रहेंगे? हमें अपनी हालत सुधारने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन चिंकी, मैं क्या करूं? इस गरीबी के चलते मुझे कोई भी उधार नहीं दे रहा। सबको ऐसे ही लगता है कि अगर मैंने पैसे लिए तो उनके पैसे मैं कैसे दे पाऊंगा। ऐसी हालत देखकर तो इस गरीबी में दिन काटने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नहीं कालू, हमें इस तरह हार नहीं माननी चाहिए। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम जंगल के राजा चिंटू तोते के पास जाओ। मैंने सुना है वो गरीब लोगों की बहुत मदद करते हैं। वो बहुत ही नेक दिल और दयालु पक्षी हैं। नहीं चिंकी, चिंटू तोता एक राजा है। वो कैसे हम गरीबों की मदद करेगा और क्यों करेगा? वैसे भी आज के जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता। एक बार जाकर उनसे बात तो करो, क्या पता वो हमारी मदद कर दे। कालू कौवा चिंकी की बात मानकर जंगल के राजा चिंटू तोते के पास जाता है और अपनी सारी परेशानी बताता है। कालू कौवे की सारी परेशानी सुनने के बाद चिंटू तोता मन ही मन सोचता है, अच्छा तो ये कालू कौवा मेरी तरह खेती करके अमीर बनना चाहता है, लेकिन इस बेवकूफ को ये नहीं पता कि मैं इस जंगल का राजा हूँ और मेरे रहते हुए यहाँ पर कोई और खेती नहीं कर सकता। ये गरीब पक्षी अपनी औकात भूल जाते हैं। इसको मजा चखाना ही पड़ेगा। चिंटू तोता कालू कौवे को कुछ खराब बीज देता है। कालू कौवा ये देखकर बहुत खुश होता है और राजा चिंटू तोते का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सही कहा था मेरी पत्नी चिंकी ने, आप बहुत दयालु हो। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। अरे कोई बात नहीं कालू, इस जंगल में अगर किसी भी गरीब पक्षी को कोई परेशानी होती है तो उसकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तोता मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, बेवकूफ। कालू कौवा चिंकी बहुत खुश होते हैं और दोनों मिलकर उन बीजों को बोने के लिए खेत में जाते हैं और बीज से पौधा बनने का इंतजार करते हैं। समय गुजरता है, उस बीज में से टमाटर का एक पौधा निकलने लगता है। अरे कालू, देखो उन बीजों में से टमाटर का पौधा निकल रहा है। ये देखकर कालू कौवा और चिंकी चिड़िया बहुत खुश होते हैं। कुछ समय बाद उस पौधे में से टमाटर उगना शुरू होते हैं। चिंकी खेत में जाकर सभी टमाटर अपने घर ले आती है। टमाटरों को अच्छे से धोकर बाजार में बेचने के लिए जाती है। चिंकी की बहुत अच्छी से बिक्री होने लगती है। ऐसे ही अगले दिन जब चिंकी दोबारा बाजार जाती है तो कुछ ग्राहक चिंकी पर भड़कते हैं और उससे कहते हैं, अरे चिंकी, तुम्हारी दुकान के टमाटर तो एकदम सड़े हुए और बेकार हैं। क्या हमने तुम्हें ऐसे टमाटर के लिए पैसे दिए थे? दिखने में तो टमाटर लाल लाल लग रहे थे, जैसे मानो तुम्हारी जैसे टमाटर पूरे बाजार में कहीं ना हो। अरे माफ करना बहन जी, मुझे नहीं पता था कि टमाटर इतने ज्यादा खराब होंगे। तभी वहाँ एक दूसरा ग्राहक बंटी कबूतर आकर चिंकी पर गुस्सा होते हुए कहता है, अरे वाह बहन जी, एक तो मार्केट में तुम नई आई हो, ऊपर से शुरुआत में ही तुमने घपलाबाजी करना शुरू कर दी। टमाटर दिखने में कितने सुंदर है बाहर से, लेकिन अंदर से एकदम खोखले हैं, खोखले। सभी के सभी पक्षी चिंकी को खरी खोटी सुनाते हैं। चिंकी बेचारी परेशान होकर घर वापस आती है। चिंकी को उदास देखकर कालू उससे बोलता है, क्या हुआ चिंकी, तुम उदास क्यों हो? सही कहा था तुमने, आज के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता। उस राजा ने हमें बेकार बीज दिए और उन बेकार बीज के कारण इतनी बुरी सब्जियों की खेती हुई है कि सभी पक्षी मुझे सबके सामने खरी खोटी सुनाने लग गए। कालू और चिंकी दुखी हो जाते हैं और दोनों सभी खराब टमाटरों को उठाकर उसे खेत में दोबारा फेंक देते हैं। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और उन खराब टमाटरों के बीज से दोबारा टमाटरों का पौधा लगने लगता है, मगर इस बार अच्छे सुंदर टमाटर चिंकी के खेत में लग जाते हैं। चिंकी एक बार फिर से उन टमाटरों को लेकर पहले खुद काट कर बनाती, खाती और फिर जब उसे पसंद आते उसके बाद वो अपने पति के साथ टमाटरों को बाजार में बेचने जाती। इस बार चिंकी के सभी टमाटर सबको बहुत पसंद आते हैं। धीरे धीरे देखते ही देखते चिंकी की अच्छी बिक्री होने लगती है। अब चिंकी और कालू खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है चिंकी बाजार में क्या बेचने जाती थी? अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुंदरबन जंगल में कड़कनाथ सेठ की पत्नी सुंदरी कौवी जब भी किसी पक्षी को जन्म देती थी तो वो पक्षी मरा हुआ पैदा होता था। एक दिन सुंदरी कौवी ने एक सुंदर सी चिड़िया को जन्म दिया। वो चिड़िया अपाहिज थी। जब ये बात कड़कनाथ सेठ को पता चलती है तो कड़कनाथ सेठ अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, इससे पहले कि सुंदरी कौवे को होश आए
उससे पहले इस अपाहिज चिड़िया को जंगल के पास वाली नदी में बहा आओ, और ये बात सुंदरी को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। कड़कनाथ सेठ के कहने पर सिपाही चिड़िया को जंगल के पास वाली नदी में बहा देते हैं। उस नदी के बीचों बीच एक बंटी नाम का कबूतर जंगल के सभी पक्षियों के कपड़े धोता है। बंटी कबूतर नन्ही चिड़िया को जब नदी की लहरों में बहता हुआ देखता है तो कहता है, अरे ये नन्ही चिड़िया कौन है? किस बेरहम ने इस चिड़िया को नदी में बहा दिया? जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? बंटी कबूतर उस नन्ही चिड़िया को अपने घर ले जाता है। नन्ही चिड़िया को बंटी के हाथों में देखकर बबली कबूतरी कहती है, बंटी जी, ये किसका बच्चा आप घर में उठा लाए? पता नहीं बबली, ये किसकी चिड़िया है? ये नदी के किनारे मुझको मिली है और आसपास भी मुझको कोई नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं इसको घर ले आया। इतनी प्यारी बच्ची है, न जाने कौन इसे इस तरह छोड़ गया होगा, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये बच्ची अपाहिज है, इसके पैर किसी काम के नहीं है। बबली, हमारी कोई संतान नहीं है, क्यों ना हम इस बच्ची को भगवान का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर ले। उसके बाद बबली कबूतरी नन्ही चिड़िया के पैरों में मालिश करती है। बंटी कबूतर और बबली कबूतरी दोनों मिलकर चिड़िया का नाम टुनटुनी रखते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बाद टुनटुनी के तो दोनों पैर ठीक हो जाते हैं। अब टुनटुनी भी बड़ी हो जाती है, उनकी बच्ची के पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये देखकर बंटी कबूतर और बबली कबूतर भी बड़े खुश होते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल की सैर करके अपने घर वापस आ रही होती है, तभी जोरों की आंधी तूफान आने लगता है। टुनटुनी रास्ते में देखती है कि कड़कनाथ सेठ नदी के किनारे जख्मी पड़ा होता है। अरे ये कौन है जो इतनी आंधी तूफान पर यहाँ जख्मी पड़ा है? ये तो जंगल के कड़कनाथ सेठ है। मुझको इनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। टुनटुनी जैसे तैसे करके भरे तूफान में कड़कनाथ सेठ को अस्पताल लेकर जाती है। वहाँ पर डॉक्टर रिंकी कोयल कड़कनाथ सेठ का इलाज करती है और कुछ देर बाद जब कड़कनाथ सेठ को होश आता है तब टुनटुनी कहती है, डॉक्टर कोयल, अब कड़कनाथ सेठ जी ठीक तो है ना? क्या मैं इनको घर ले जा सकती हूँ? हाँ जी, आप इनको घर ले जा सकती हैं। ये सब देखकर कड़कनाथ खुश होता है और टुनटुनी का शुक्रिया अदा करता है और अपने माता पिता के साथ टुनटुनी को अपने घर भोजन के लिए बुलाता है। टुनटुनी, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस खुशी में मैं तुम्हारे माता पिता के साथ आज अपने घर पर भोजन के लिए इनवाइट करता हूँ तुम्हें। मेरे घर पर जरूर आना। ठीक है कड़कनाथ सेठ, मैं अपने माता पिता के साथ आपके घर पर भोजन के लिए जरूर आऊंगी। शाम को टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ कड़कनाथ सेठ के घर पर जाती है। आओ बंटी, आओ, काफी समय बाद मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा। आज सुबह तुम्हारी बेटी ने मेरी जान बचाई। ये बहुत ही होनहार बच्ची है और जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी तो कोई संतान नहीं थी ना? सेठ, टुनटुनी हमारे लिए ईश्वर की देन है। टुनटुनी हमारी खुद की संतान नहीं, इसे हमने अपनी औलाद से बढ़कर पाला है। एक दिन जब मैं नदी के बीचों बीच कपड़े धो रहा था तब मुझे ये नदी के किनारे मिली थी। बंटी कबूतर कड़कनाथ सेठ को उस दिन की सारी घटना बताता है और कड़कनाथ सेठ बंटी कबूतर की बात सुनकर चौंक जाता है और ये सब सुनकर उसके मुंह से एक ही बात निकलती है, पर वो बच्ची तो अपाहिज थी, उसके तो दोनों पैर खराब थे। तभी बबली कबूतरी कहती है, सेठ, ये बात बिल्कुल सच है। जब ये बच्ची हमको मिली थी तब इसके दोनों पैर खराब थे, पर मैंने दिन रात एक करके टुनटुनी के दोनों पैर ठीक कर दिए। पर सेठ, आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि टुनटुनी मेरी बच्ची है। क्योंकि जब ये पैदा हुई थी तब उसके दोनों पैर खराब थे और मैंने इसे अपाहिज समझकर नदी में बहाने को कह दिया था। हे भगवान, मैंने ये कैसा पाप कर दिया। मैंने जिस बच्ची को मरने के लिए नदी में छोड़ा, आज उसी बच्ची ने मेरी जान बचाई। मैं सच में पिता कहने लायक नहीं। सुंदरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, आपको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? आपने अपनी बच्ची को नदी में बहा दिया और आपने मुझसे कहा कि अपना बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। हमें माफ कर दो सुंदरी। बेटा टुनटुनी, मुझको माफ कर दो।
अपने अपने पिता को माफ कर दो। आज मुझको समझ आ गया कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। सेठ, मैंने जो भी आपके लिए किया ये तो मेरा फर्ज था। आपने मुझे इतनी इज्जत से अपने घर बुलाया और मेरे माता पिता का आदर सत्कार किया, मेरे लिए ये काफी है। इतना बोलकर टुनटुनी अपने माता पिता के साथ वापस अपने घर लौट जाती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है टुनटुनी के असली पिता का नाम क्या था? अगर आपको पता है तो आप हमें अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।